All right, guys. Hey, good morning. Good morning. Good morning, sir. Yeah. तो भाई ऐसा है, सर्कल्स हम पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे बहुत ही प्यारी भाषा में गोले की दुनिया। क्या बोलेंगे हम? गोले की दुनिया। गोले की दुनिया है। इसमें ना आपको ये समझना होगा कि एक तो सर्कल एक शेप से बढ़कर ये हमने रैंडम हाथ घुमाया और शेप बन गई, इस सोच से बढ़कर है ये समझने का तरीका। वो तरीका क्या है कि आप एक सर्कल को सर्कल ना मानो, बल्कि ये मानो कि एक फिक्स्ड लोकेशन से एक फिक्स्ड लोकेशन से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे पॉइंट प्लॉट करने की कोशिश। एक फिक्स्ड पोजीशन से एक फिक्स्ड डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट ट्रेस करने की कोशिश। अब वो कोशिश किसी भी दिशा में हो सकती थी, वो कोशिश किसी भी दिशा में हो सकती थी। और किसी भी दिशा का मतलब है कि किसी भी दिशा, मतलब 0 डिग्री के लेवल पे, 1 डिग्री के लेवल पे, 2 डिग्री के लेवल पे, 0.1 डिग्री के लेवल पे, 90 डिग्री के लेवल पे, 90.5 डिग्री के लेवल पे, 91 डिग्री के लेवल पे, हर दिशा में उस दूरी को ट्रेस करने का प्रयास किया जा सकता था। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम एक सर्कल को सर्कल ना माने, अनगिनत पॉइंट्स माने, इनफाइनाइट पॉइंट्स माने। इनफाइनाइट पॉइंट्स मानेंगे तो वो सब एक से साथ एक चिपक के लोकेटेड होंगे। जब एक के साथ एक चिपक के लोकेटेड होंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि शेप तो बिना टूटे चलती जा रही है, चलती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। ऐसा लगेगा कि बिना हाथ उठाए हमने एक रैंडम सी हरकत कर दी और गोला बन गया। जबकि हाथ उठता है अगला पॉइंट ट्रेस आउट करने के लिए, और वो अगला पॉइंट उसी के साथ चिपका हुआ रहता है, क्योंकि वो उसके जस्ट नेक्स्ट एंगल के हिसाब से ट्रेस आउट किया जाता है। तो वो चिपक के पॉइंट्स रखते हैं, तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि गोला जो है वो नहीं टूटा। और वैसे वो टूटा भी नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स चिपक के लोकेटेड है। इवेंचुअली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप गोले को समझें कि इट इज लोकस। लोकस का मतलब होता है जब एक साथ बहुत सारे पॉइंट्स किसी एक कंडीशन से रखे हो। जब एक साथ बहुत सारे पॉइंट्स किसी एक कंडीशन से रखे हो तब उनको लोकस ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो लोकस ऑफ many points such that they are at a fixed distance from a fixed point. They are at a fixed distance from a fixed point. तो बहुत सारे पॉइंट्स जब एक साथ इस तरीके से रखे जाते हैं कि वो एक फिक्स्ड लोकेशन से फिक्स दूरी पे हो, तब आपको गोला मिलता है। पॉइंट्स को मैंने डिजाइन किया क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझें कि सर्कल्स को अगर हम तोड़ दें तो वो बहुत, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स में आ जाएगा।
वो आइटम्स को मैं पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोला एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस की दूरी पे रखे जाने वाले पॉइंट्स से बनता है, और ये बात आप समझ चुके हैं कि इस गोले को आप इनफाइनाइट पॉइंट्स का समराइज्ड वर्जन देखें। गोले को इनफाइनाइट पॉइंट्स का समराइज्ड वर्जन नहीं, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। ठीक है, जो ये बाउंड्री बनती है, इस बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये जिस फिक्स डिस्टेंस है वो मार्क फिक्स डिस्टेंस को रखा जाता है, फिक्स्ड लोकेशन से फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड लोकेशन को सेंटर कहते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। अगर दो रेडियस की बात चले तो उसको रेडियाई कहा जाता है, RADII। ये जितना अंदर एरिया कैप्चर, स्पेस कैप्चर कर लेता है उसको एरिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है रेडियस, क्योंकि रेडियस से ही वो कनेक्टेड है। तो सर्कमफ्रेंस निकालने का कैलकुलेशन 2 टाइम्स पाई टाइम्स r से किया जाता है। सेंटर आपको नोन रहता है, रेडियस आपको नोन रहता है, एरिया की कैलकुलेशन पाई r स्क्वायर से की जाती है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो इसका मतलब होता है, या जैसे कि मैंने ओ लिखने का प्रयास किया है, ठीक है, तो C ब्रैकेट में O,5, तो इसकी रीडिंग इस तरीके से रहती है, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5। अगर आप इस तरीके से चीज को देखते हैं, C x, 7, तो इसका होता है सेंटर x, रेडियस 7, सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। इस तरीके से बोलने का प्रयास किया जाता है। सर्कल, जैसा कि आप जानते हैं, सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का मिला के एक आउटकम बनता है। वो सारे पॉइंट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि एक फिक्स्ड डिस्टेंस से फिक्स्ड दूरी पे हो सके। वो दूरी सर्कमफ्रेंस तक की बाउंड्री तक रहती है। अगर ऐसे में 2 पॉइंट्स जो सर्कमफ्रेंस से ज्वाइन करते हैं, ये भी ज्वाइन कर दें, तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, और इस ट्रायंगल की ये साइड बराबर होगी क्योंकि ये वही फिक्स डिस्टेंस के लिए बनाई गई थी। अगर आप कोई लाइन बहुत नजदीक रखते हैं तो भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर आप कोई दूर रखते हैं तो भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा पास रख देते हैं तो भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक सर्कल में एक पॉइंट जो सेंटर के नाम से हम जानते हैं, इसको फिक्स करते हैं, और उसके बाद कोई भी 2 पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पे कनेक्ट करें तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और वो कोई भी 2 पॉइंट्स जो चूज करने की बात आ रही है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स में से आ रही है। इसलिए देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइक A, B, this, that, this, that, कुछ भी, बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। तो इवेंचुअली और हर जगह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। Having said that, it is absolutely correct to say that a circle is a house of infinite isosceles triangles.
हम एक बात बताना चाहेंगे आपको कि एक सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स जो सर्कमफ्रेंस में हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन को कॉर्ड कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि कॉर्ड क्या है, तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे रहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कॉर्ड क्या है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो जो टर्मिनल्स हैं वो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से हैं जो एक फॉर्म करके सर्कल बनाते हैं। अगर वो कॉर्ड ऐसी हो कि सेंटर से पास हो तो ऐसी कॉर्ड को डायामीटर कहा जाता है, और डायामीटर सबसे लंबी कॉर्ड कहलाई जाती है। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, तो ये हो जाता है 2 रेडियस। तो डायमीटर इज 2 ट्वाइस रेडियस। एक सर्कल में अनगिनत कॉर्ड्स बन सकती हैं, अनगिनत कॉर्ड्स की अलग अलग लेंथ हो सकती है। एक सर्कल में अनगिनत डायमीटर्स बन सकते हैं, और लेकिन सारे डायमीटर्स की लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट whose extreme points are from the infinite points, those from the circle. अगर कॉर्ड की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाए, अगर कॉर्ड की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाए, तो ऐसे दो पॉइंट्स और सेंटर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो अगर कॉर्ड की लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए तो उस टाइम बनने वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल will be an equilateral triangle. उस टाइम बनने वाला isosceles triangle will be an equilateral triangle, and hence the angle at the center will be 60 degrees. Subtend. इस लेक्चर का हेडिंग है सबटेंड। सबटेंड का मतलब होता है बनाना। अगर मैं बोलूं कि ये लाइन इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, ये लाइन इस पॉइंट में कितना एंगल बना रही है, तो आप क्या कहते हैं, बना रही है या नहीं बना रही है? सृजा, बना रही है या नहीं बना रही है? नहीं बना रही है, नहीं बना रही है, नहीं बना रही है, बना रही है, नहीं बना रही है, नहीं बना रही है। ये लविका ठीक कह रही है, बना रही है। कैसे बना रही है कि इसके एक्सट्रीम पॉइंट से यहां पे लाइन ड्रॉ करो, इसके एक्सट्रीम पॉइंट से यहां लाइन ड्रॉ करो। अब ये जो एंगल बनेगा ये बोला जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन एट दिस पॉइंट। मान लीजिए कि ये एक दरवाजा है और मैं यहां खड़ा हूं। इस दरवाजे को देखने के लिए मैंने टॉप पे देखा, फिर मेरी आंखें नीचे चली गई, मैंने बॉटम में देखा। जितना इस दरवाजे को देखने के लिए मैंने अपने नॉर्मल व्यू से ऊपर से नीचे तक देखा, दिस इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय द डोर एट माई आई। एंगल सबटेंडेड बाय द डोर एट माई आई
तो एंगल सबटेंडेड, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप एक सर्कल में, ये कॉर्ड है, तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर क्या होगा कि आपने एक कॉर्ड के एंड पॉइंट से देखा, दूसरे एंड पॉइंट से यूं देखा, तो ये देखा, तो आप कह सकते हैं कि कॉर्ड इक्वल टू रेडियस सबटेंड्स 60 डिग्री एट सेंटर। आप ये कह सकते हैं कॉर्ड सबटेंड्स 60 डिग्री एट सेंटर। जैसा कि हम समझते हैं कि अगर ये लाइन है, यहां पे निखिल है, यहां पे आर्यन है, हमें इस पैरेलल ट्रैक पे जाना है, तो अगर निखिल अपनी तरफ चला जाएगा तो आर्यन के लिए बहुत दूर हो जाएगा। अगर आर्यन अपने फेवर में देखेगा तो निखिल बहुत दूर हो जाएगा। अगर दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट में देखना है तो जितना निखिल को थोड़ा आगे आना पड़ेगा उतना ही आर्यन को थोड़ा ज्यादा आना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर लाइन एकदम बीचों बीच डालेंगे तो अगर लाइन एकदम बीचों बीच डालेंगे तो ये 90 डिग्री भी आएगी और ये इक्वल भी आएगी। अगर स्केलिंग ट्रायंगल बनता है तो जो लाइन गिरेगी परपेंडिकुलर की वो एक से दूर होगी, दूसरे से दूर होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड सामने वाली साइड को एग्जैक्टली आधा आधा करता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो गतिविधि होती है और एक सर्कल अनगिनत आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का घर है, तो यहां पे जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो आधा आधा करेगा। तो हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord। बिकॉज अगर ये बराबर है, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज साइड, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज साइड, सीपी सीटी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि अगर इनको एक के ऊपर एक रखोगे तो ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, तो एग्जैक्टली बराबर होगा, तभी आ पाएगा। कॉपी करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन भी ऑल्टीट्यूड का काम करता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बराबर है, मीडियन कहने से बराबर है, ये कॉमन है, और सीपी सीटी से दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। ये लीनियर बेस भी बना रहे हैं, तो इक्वल एंगल अगर लीनियर बेस बनाएंगे तो 180 के चक्कर में दोनों को 90 बनाना पड़ेगा। तो ये कहना गलत नहीं होता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन ऑल्टीट्यूड का काम करता है। तो एक गोले में जो कि अनगिनत आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, तो अगर आप वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट पे लाइन डालेंगे तो ये भी ऑल्टीट्यूड का काम करेगा। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। लिख लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से क्या होता है कि अगर एक लाइन सर्कल पे कुछ एंगल बनाती है, मान लो थीटा, अब वो लाइन सेंटर पे
ये एंगल हो गया थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सर्कल। ठीक है, ये मान लेते हैं एल्फा। एल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। ठीक है, अगर आप यहां से इसको ज्वाइन करके आगे बढ़ाते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इसको भी बराबर बराबर कर देंगे। मतलब ये हो गया थीटा 1, तो ये भी हो जाएगा थीटा 1, क्योंकि ये यहां से देखने में पता लगेगा कि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इनके ये एंगल ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये थीटा 2, ये भी थीटा 2। गलती से भी इस बात को ये कंफ्यूज मत करना कि मैंने इसको आधा रख दिया, मैंने आधा नहीं किया, इसके दो टुकड़े हैं। ठीक है, अब ये थीटा 1 और ये थीटा 1, ये लाइन जो मैंने सीधी भेजी, ये इतना एंगल अल्फा 1 और ये इतना एंगल अल्फा 2। अगर आप अल्फा 1 को देखो तो ये थीटा 1 प्लस थीटा 1 है, क्योंकि ये एक्सचेंज एंगल प्रॉपर्टी में आ रहा है, ये एक्सचेंज एंगल प्रॉपर्टी। और ये जो अल्फा 2 है, ये थीटा 2 प्लस थीटा 2, 2 थीटा 2 में आ रहा है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल की एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है एंगल है, और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। मैं दोबारा से बनाता हूँ फिगर इन ऑर्डर टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड। मैंने एक गोला बनाया, एक कॉर्ड है, कॉर्ड सर्कल पे एक एंगल बना रही है, मान लेते हैं थीटा, सेंटर पे एक एंगल बना रही है, मान लेते हैं अल्फा। इसको मैंने यू ज्वाइन किया, ये थीटा 1 में टूटा, ये थीटा 2 में टूटा, ये दोनों बराबर में जैसे ये भी थीटा 1 आ गया, ये दोनों बराबर में जैसे ये भी थीटा 2 आ गया। इसको अगर अल्फा 1 अल्फा 2 कह दो तो इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की वजह से अल्फा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 1, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की वजह से थीटा 2 प्लस थीटा 2 अल्फा। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 2 टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज थीटा। तो कंसेप्ट ये हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट सेंटर is मतलब equal to twice angle subtended by the chord at the back side of the। Thank you so much। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या आता है? अब कंसेप्ट होता है, अब एक बात ध्यान से सुनो, एक पेंडुलम है, ठीक है, ठीक है, और ये एक हमने पेंडुलम की मूवमेंट के नीचे एक लाइन रखी है। बस वो ऐसे रखी है कि पेंडुलम जाते 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 इस तरीके से जाता है। अब इस लकड़ी की, ये तो वुडन रखा हमने, एक पॉइंट पे ही पेंडुलम टकराएगा, अदरवाइज पेंडुलम का नीचे वाला हिस्सा नहीं टकराएगा। वो वही, क्योंकि उसके बाद तो पेंडुलम ऊपर उठ जाएगा और लकड़ी नीचे से सीधी चली जाएगी। उसमें पेंडुलम नीचे से भी ऊपर उठ जाएगा, लकड़ी सीधी चली जाएगी। फेयर इनफ। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन होगा जिस टाइम पे वो कनेक्ट करेगा, वो एक परपेंडिकुलर लेंथ होगा, वो एक क्यों? क्योंकि लकड़ी से अगर हम पेंडुलम को देखें तो लकड़ी का ये वाला हिस्सा पेंडुलम की मूवमेंट से दूर हो गया, लकड़ी का ये वाला हिस्सा पेंडुलम की मूवमेंट से दूर हो गया। सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो पेंडुलम की लेंथ के साथ मैच कर रहा है।
और बाकी सारे पॉइंट्स जो लकड़ी पे हैं वो पेंडुलम की लेंथ से बड़े हैं, दूर है, मतलब परपेंडिकुलर इतना और पॉइंट इतना, पेंडुलम इतना और पॉइंट इतना, पेंडुलम इतना पॉइंट इतना। यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें पेंडुलम की लेंथ और जितनी दूरी है लकड़ से वो सेम है, तो सिर्फ एक पॉइंट मैच हो रहा है। इस लकड़ को कहते हैं, एनी आइडिया? तेज बोलो। टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसा कंटेंट होता है एक सर्कल के लिए जो सिर्फ और सिर्फ उसको एक पॉइंट पे छूता है। ये जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट वन ऑफ द रीजन, नॉट एवरी ओनली रीजन, वन ऑफ द रीजन है जिससे की वजह से मैं ये कहता हूं कि सर्कल को एक बिना हाथ उठाई वाली शेप मत समझो, पॉइंट्स है ये, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है जो इस लाइन के साथ मैच कर रहा है, बाकी इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ सांस ले चुका है, थोड़ा सा इस तरफ वाला पॉइंट भी ऊपर की तरफ सांस ले चुका है। मैंने यही मोमेंटम दिखाने के लिए इसी चीज को पेंडुलम दिखा दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियस इज द डिस्टेंस जो कि लाइन पे आने वाले एक पॉइंट के साथ मर्ज हो रहा है, बाकी हर पॉइंट लाइन पे रेडियस से दूर है, रेडियस से दूर है। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा, रेडियस इज perpendicular to the tangent at point of contact। पॉइंट पे 3 अंडरलाइन मारे मैंने, कुछ तो महत्वता रखता हूँ अपने दिमाग में, जो मैं इतना ज्यादा पॉइंट 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 को बोल रहा हूँ, तो ताकि आप लोगों के दिमाग में इस बात को जगह मिले कि सर्कल को रैंडमली गोला ना समझ के बहुत सारे पॉइंट्स समझे गए। समझ में आएगी बात आपको? अच्छे, ठीक है जी। तो ये इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, आप ऐसे बना सकते हो तो रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएगा, आप ऐसे बनाएंगे तो रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएगा, आप ऐसे बनाएंगे तो रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएगा। 3 बना के दिखा सकते हैं आप, ठीक है, आपके लिए आपको बढ़िया रहेगा। कॉपी कर लीजिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझनी होंगी। एक सर्कल पे एक लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, एक लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है, एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जो लाइन नॉन इंटरसेक्ट करती है उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको टेंजेंट कहते हैं, जो 2 पॉइंट पे आर पार करती है उसको सीकेंट कहते हैं, उसको सीकेंट कहते हैं। एक गोला बाहरी पॉइंट से सिर्फ टेंजेंट बन सकता है, बाहरी पॉइंट से सिर्फ टेंजेंट बन सकता है। इसको एक्सटीरियर पॉइंट भी कहते हैं, इसको एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बन सकते हैं।
सिर्फ दो, ना 1 ना 0 ना 3, दो बन सकते हैं, मतलब एक तो बन ही सकता है लेकिन मैं कह रहा हूं सिर्फ एक नहीं। ठीक है, ये दोनों एक्सटीरियर बाहरी पॉइंट, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन दोनों के बीच की दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके एक्सटीरियर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। ये दोनों लेंथ हमेशा इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंटर से जब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, जब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और जो सेंटर और बाहरी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो कॉमन का काम करती है, रेडियस कॉमन और लाइन। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो इसके ऊपर ये बोझ हो सकते हैं, तो ये वाली लेंथ इसके ऊपर बोझ हो जाती है। इस चक्कर में दोनों टेंजेंट्स, बोथ टेंजेंट्स आर ऑफ सेम लेंथ। कॉपी कर लेंगे। बाहरी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, बाहरी पॉइंट OE is pentabulous. Why? Because पहली बार ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पहली बार ये जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स है इनको आलादा करती है। ये OE is fantabulous. OE is, तेज बोलेंगे, OE is fantabulous. बाहरी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इज fantabulous. What does it do to be fantabulous? It bisects the line angle between the tangents. It bisects the angle between tangents. ये थ्योरम नहीं है, आपको प्रूफ करना होगा। प्रूफ कैसे करेंगे? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, सीबीसी। यही लाइन इट बाइसेक्ट्स द एंगल सबटेंडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही सेंटर में एंगल सबटेंड हो गया ना, इसको देखा फिर इसको देखा। इट बाइसेक्ट्स एंगल सबटेंडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। इतना भी नहीं मान रही। इट बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। It bisects the line joining point of contact. इतना भी नहीं मान रही। At 90। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, ये लाइन हो गई कॉमन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों लाइन में कॉमन हो गए, सास लगी। तो जब ये एक के ऊपर एक रखेगा तो ये वाला लाइन इसके ऊपर रखा गया, यह लाइन इसके ऊपर रखा गया, ये दोनों भी इक्वल हो गए, दोनों x प्लस एक्स 180 डिग्री, x इज 90, तो सभी कुछ कर दिया ये लाइन। मतलब दिस लाइन इज फैंटाबुलस, दिस लाइन इज फैंटाबुलस। कॉपी करेंगे। एक्चुअली में जो बाहरी पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और जो सेंटर है, ये बनाते हैं काइट। काइट में
क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये एक डायगोनल दूसरे को आधा आधा करता है 90। वही चीज आपको सर्कल के अंदाज में देखने को मिल जाती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये ओ पी, ये ओ है, ये ई हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ई पी ओ सी एक काइट है जिसके अपोजिट एंगल्स 90-90 है, सिर्फ वन पे हो जाएगा 90-90। तो ई पी ओ सी is a cyclic quadrilateral, reason being sum of the opposite angles being 180 degree. Sum of the opposite angles being 180 degree. 90 plus 90 is 180. Or for obvious reasons, x plus y will also be 180 because 90 plus x plus 90 plus y is bound to give 360. So x plus y is bound to give 360 minus 180. And hence x plus y has to be 180. ये भी क्वेश्चन बन जाता है. Show that angle between the tangents and angle subtended by the point of contacts at center are supplementary. तो यही उसका रीजन होता है कि 90-90 तो बाय थ्योरम हमें पता है, दो एंगल को 90 बता दिया कोऑर्डिनेट करके, बाकी दो लोग सम पूछ रहे हैं हमसे, 8वीं कक्षा में बता दिया कि 360 डिग्री का आंकड़ा सेट है, तो सब कुछ तो तुमने बता ही दिया, बस हमें तो पेपर में लिखना रहेगा। तो बाहरी पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो शेप बनना है भाई क्वाड्रिलेटरल नहीं, बल्कि क्वाड्रिलेटरल ही नहीं सिर्फ एक, बल्कि काइट है, और सिर्फ काइट ही नहीं, एक साइक्लिक काइट है। ये एक साइक्लिक काइट है और अपो इसमें काइट के भी जो डायगोनल्स होते हैं, ये एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को आलादा करता है, इस चक्कर में ऐसा होता है। और आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी सेट होती है कि जो मीडियन होता है वही ऑल्टीट्यूड होता है। तो इसलिए ये डिसाइड करना कि काइट में एक डायगोनल तो दूसरे को आधा आधा कर रहा है, लेकिन कौन सा डायगोनल किसको कर रहा है, तो जो लाइन बेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, ऊपर वाला ऊपर के साथ आइसोसेलेस है, नीचे वाला नीचे के साथ आइसोसेलेस है, जो डायगोनल बेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का वो बेचारा आधा आधा हो रहा है 90 पे, जो बाकी दोनों है वो उनसे ज्वाइन होता हुआ डायगोनल उस बेस को आधा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो ये है, ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी बेस है, और ये जो है ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी बेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because it plays a very crucial role in every figure for that matter. Fair enough? बल्कि मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट लें तो सिर्फ ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि आपने एक गोला बनाने का प्रयास किया। गोला क्या था जी, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो इस थॉट प्रोसेस से थे कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी में, हमने उसको रखे बहुत नजदीक में। मान लीजिए कि हर पॉइंट की एक विड्थ होगी बहुत ही ज्यादा छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी, मान लेते हैं एस फॉर स्मॉल। तो कितने डॉट्स होंगे, जितना पूरा सर्कमफ्रेंस है उसकी एस विड्थ जितनी डिविजन्स कर दो, उसकी एस विड्थ जितनी डिविजन्स कर दो, तो उतने डॉट्स आ जाएंगे, बहुत ज्यादा डॉट्स आएंगे, डॉट्स आएंगे। हर एक विड्थ का जो एक छोटी सी विड्थ है, इसको अगर मैं सेंटर से ऐसे ज्वाइन करूं तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। इसकी एक, क्योंकि ये इतना छोटा होगा कि इसका जो एरिया निकालने का मेरा मन करेगा वो हाफ इंटू बेस तो एस है, और जो हाइट होगी वो बेचारी वो भी रेडियस जितनी ही हो जाएगी, जो हाइट होगी वो भी रेडियस जितनी हो जाएगी। अब ऐसे जितने एस है उतने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनेंगे।
तो ये वाला एरिया S टाइम्स आपका ये एरिया प्लस 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 ये एरिया, ये सब होगा। और जो विड्थ है, जो इसकी मतलब मान लो कि हमने इसके W विड्थ के वो करें, या फिर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, थोड़ा दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। कि मान लीजिए कि मैंने इसके जो बेसिस करे हैं ये S बेस करे, और S बेस, हर बेस की जो विड्थ आ रही है वो सर्कमफ्रेंस के हर बेस की जो विड्थ आ रही है, विड्थ S टुकड़े करे और हर टुकड़े की जो विड्थ आ रही है वो आ रही है 2πr/s। तो मेरा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू विड्थ इंटू आर, ठीक है, आर बीइंग हाइट बीइंग रेडियस। तो विड्थ का मतलब फॉर्मूला हो गया 2πr/s इंटू आर, ठीक है, 2 टू कैंसिल, πr²/s। ये एक ट्राइंगल का है। ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे? जितनी डॉट्स होंगे। तो πr² से पूरा का पूरा एरिया मर्ज हो जाएगा। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीइंग, एरिया ऑफ सर्कल बीइंग πr²। लेट मी ड्राफ्ट इट अगेन फॉर यू गाइस। अगर आप एक सर्कल है उसके S टुकड़े कर देते हो, बहुत सारे टुकड़े, तो हर टुकड़े की जो विड्थ आएगी वो 2πr/s आएगी। हर टुकड़े की जो विड्थ आएगी वो 2πr/s आएगी। और उस विड्थ के मुकाबले में जो हमें एरिया नापने का मौका मिलेगा वो हाफ इंटू विड्थ इंटू हाइट, विड्थ 2πr/s, हाइट बीइंग r अगेन। तो we will be getting the area πr²/s, and since we have distributed into S parts, so adding the same area in S times just means multiplication by S, and hence πr² will be the complete area accumulated by so many isosceles triangles, but very thin isosceles triangles. Thank you so much. Concept of इंस्क्राइबिंग एंड सर्कमस्क्राइबिंग, क्या पढ़ रहे हैं हम? तेज बोलेंगे। जब एक सर्कल इंस्क्राइब होता है तब यहां पे बोला जाता है कि circle is inscribed in a triangle and triangle is circumscribing the circle. circum शब्द आता है बाहरी चीज के लिए, और जो अंदर आता है वो inscribed आता है। मतलब बाहरी चीज को सर्कल होने की जरूरत नहीं है उस शब्द के साथ circumscribe लगने के लिए। क्वाड्रिलेटरल भी circumscribe कर सकता है अगर वो बाहर है तो यहां पे अगर कोई बच्चा बोले कि सर व्हाट इज दिस, हम बोलेंगे नथिंग, दिस इज नॉट इंस्क्राइबिंग। इंस्क्राइबिंग मीन्स कि सर्कल इज फॉर्म्ड इनसाइड द शेप इन सच अ मैनर दैट ऑल द साइड्स आर टचिंग द सर्कल। व्हेन आई से टच, touch is a mathematical word, you will hear from other mathematical teachers as well. Touch is an English word, but in tangents we use the word touch very frequently because it's not passing through, it is just touching and going. Alright, and that point, one point is the one of the infinite points, एक point है, पूरी शेप नहीं, एक पॉइंट, उनका एक छोटा सा अंश। तो जब साइड्स टेंजेंट्स बनती हैं, मतलब इसे छूती हैं, तब हम कहते हैं कि सर्कल इंस्क्राइब हुआ। तेज बोलो। सर, अगर जैसे आप बोल रहे हो कि जो सर्कल है उसका
सिर्फ एक पॉइंट होता है जो टच होने वाला है, बट सिर्फ वैसे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बन सकता है। तो हर टेंजेंट के लिए पॉइंट्स है, हर टेंजेंट। तो टेंजेंट तो पीटी अलग टेंजेंट है, आर एस अलग टेंजेंट है। हर टेंजेंट जो होगा वो लाइन होगी, वो एक पॉइंट पे छू के भाग रही होगी। तो जैसे यहाँ पे 3 टेंजेंट्स हैं, सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स एज इट कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो कोई सी भी शेप सर्कमस्क्राइब कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो द कंसेप्ट ऑफ इंस्क्राइबिंग इज कि बाहर वाले पॉइंट, बाहर वाली जो शेप है वो उसकी साइज टेंजेंट्स बना दी है। एंड एज यू नो कि दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, एक्सटर्नल पॉइंट 1 जहां से 2 टेंजेंट गए, एक्सटर्नल पॉइंट 2 जहां से 2 टेंजेंट गए, एक्सटर्नल पॉइंट 3 जहां से 2 टेंजेंट गए। एंड यू ऑल्सो नो कि बाहर वाले पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच की कंसेप्ट को ही लेंथ कहा जाता है। ये लेंथ अलग है, ऐसा नहीं कि इसकी लेंथ कितनी होगी जी पूरी होगी ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट बाहरी पॉइंट से पॉइंट ऑफ, ये पहले लेक्चर में भी मैंने बोलिएगा। तो ये और ये बराबर आएंगे, ये और ये बराबर आएंगे, ये और ये बराबर आएंगे, पूरी का कुछ कमेंट नहीं है। और अगर एक सर्कल है, यहां पे क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है, तो इसके सारे पॉइंट्स टेंजेंट है। ये थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने अंदर से ले लिया, वो हाथ की थोड़ी सी अच्छी बनावट नहीं आई, आपको अलाउड नहीं है इस तरीके से लापरवाही दिखाना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से लेके यहां तक ही मानी जाएगी, यहां से लेके यहां तक ही मानी जाएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ही मानी जाएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से लेके यहां तक, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से लेके यहां तक ही मानी जाएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से लेके यहां तक और लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से लेके यहां तक ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरी साइड से लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ध्यान देना इस बात। So this was the point of the concept of circumscribing and inscribing, very important concept. हाँ जी, मैंने इस लेक्चर का हेडिंग रखा है पेज नंबर 211। आप इसमें रीड कर सकते हैं कि थ्योरम 10.2 में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इस थ्योरम के नीचे रिमार्क्स लिखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है नोट एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR। आप देख सकते हैं O ये है, P ये है, Q ये है, O ये है, P ये है, R ये है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट और अंदर जाने वाली लाइन पेंटाबुलस लाइन हो गई है। यहां पे रिमार्क्स में NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि नोट ऑल्सो दैट angle OPQ is equal to angle OPR. Therefore, OP is the angle bisector of angle QPR. That is, the center lies on the bisector of angle between the two tangents. Unfortunately, I am not zeroing on a particular teacher, but unfortunately, many teachers have not read NCERT properly. And hence, they don't allow you to use this concept that line joining the external point and the center bisects the angle between the tangents. They will ask you to prove it, as for them it is not theorem. I would suggest you to be a decent student as well as a smarter one. If the question is of 3 marks, use this as concept, as a theorem, and write according to page number 211 remarks. We understand that. According to remarks on page 211, we understand that line joining the external point and the center bisects the angle between the angles. But if it is of 4 marks, prove it. Prove it. Proving is not difficult at all.
as it just needs some RHS thing. RHS, CBCD. It just needs that, alright? But unfortunately, we have to tell the teacher, please read page 211 carefully. Thank you so much. यहाँ पे देखते हैं बड़ी खूबसूरत सा थ्योरम है ये, क्योंकि एक तो आपको सर्कल की बात मैंने बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली बोली कि अनगिनत पॉइंट्स है ये। अनगिनत पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट चुनना के अनगिनत तरीके, उनको ज्वाइन करना, मतलब कि अनगिनत पॉइंट्स बनाने वाली बात। अनगिनत डायमीटर्स भी बन सकते हैं, नहीं डायमीटर्स की लेंथ सेम आती है। तो अगर आप कोई भी डायमीटर ले, मतलब कॉर्ड ले जो सेंटर से पास होगी, तो वो सेंटर तक जाते जाते कोफिशिएंट सीधे तो यहाँ पे ये बना लेती है 180। अब एंगल सबटेंडेड बाय दीज 2 पॉइंट्स एट सेंटर इन 180 इसके बैकयार्ड में कहीं पे बनाएगी तो इसके आधी बनाएगी, हेंस इट इज 90। प्रूफ करना है तो वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये रेडियस, तो ये θ1, ये θ1, ये रेडियस, ये θ2, ये θ2, ठीक है। ये x हो गया, ये 180 माइनस x हो गया, तो x इज इक्वल टू 2θ1 और 180 माइनस x इज इक्वल टू 2θ2। ऐड कर दिया 180 is equal to twice of θ1 plus θ2, that means 90 is equal to θ1 plus θ2। अगेन मैंने ऐड करके कैसे खूबसूरती से बिना मस्तिष्क को दर्द दिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते। तो ये चीजें जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं निखिल सर के द्वारा, ये इस थॉट प्रोसेस से पढ़ाए गए हैं कि आप मैथमेटिक्स को ये ना समझें कि अरे यार तो इस चैप्टर में तो ये है, हर चैप्टर इंटरकनेक्ट हो जाता है, हर चैप्टर इंटरकनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ सेमीसर्कल इज 90 डिग्री, आप ये लिख सकते हैं, सिर्फ इतनी फ्रेज ही काफी है। थैंक यू सो मच। एक सर्कल में सेगमेंट का मतलब होता है कि जब आप एक कॉर्ड बनाते हैं तो कॉर्ड 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, एक सेगमेंट ये होती है और एक सेगमेंट दूसरी होती है, ठीक है। ये कॉर्ड अपने अपने सेगमेंट में चाहे यहाँ पे एंगल बनाए चाहे यहाँ पे एंगल बनाए, ये एंगल्स इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सेंटर में बनने वाले एंगल के आधे आधे होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेंटर में बनने वाले एंगल के आधे आधे होते हैं। तो बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर is twice the angle subtended by the chord at any other point of the segment। तो ये भी बराबर होगा इसके, ये डबल होगा, बाकी तो सिंगल सिंगल आएंगे। सेंटर में पास होने वाली कॉर्ड सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। सेंटर में मामला मोटा बनता है, सेंटर में जो एंगल होता है वो मोटा होता है। सेंटर का एंगल डबल होता है उस किसी और एंगल से, अगर वही कॉर्ड यूज हो रही है तो। ये थ्योरम है, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। आप एंगल इन द सेम सेगमेंट भी इक्वल, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट भी इक्वल। मतलब क्या है? इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर आपने एक सर्कल में एक टेंजेंट बनाया, क्या बनाया? अब ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट, कॉर्ड का पहला पॉइंट। बाकी आप कहीं भी बना सकते हैं, मुझे आप स्टॉप बोल दीजिएगा, तुमने स्टॉप बोल दिया, स्टॉप बोल दिया। अब ये जो एंगल है जो इस कोऑर्डिनेट टेंजेंट के साथ बनाया, ये इक्वल होगा हर उस एंगल के जो ये कॉर्ड
एक सेगमेंट तो ये होगी, यहां का तो बना लिया आपने, तो यहां पे बना दिया। ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएंगे, ठीक है। आइए जस्टिफाई करते हैं ऐसे क्यों, आइए जस्टिफाई करते हैं ऐसे क्यों। जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा सा आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने स्टॉप यहां बोला, मान लीजिए आपने स्टॉप यहां बोला होता, तो ये P है, ये T है, ये Q है। ये जो एंगल बनाया इस कॉर्ड ने इस तरफ, ये इक्वल होगा हर उस एंगल के जो इस दूसरे सेगमेंट में बन रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये सेंटर है, ये 8 डिग्री है, ये मान लीजिए P डिग्री। मेरी बातों में इस बात की महक आ रही है कि मैं P डिग्री और 8 डिग्री को टारगेट लेके चल रहा हूं। मेरी बातों में ये महक आ रही है कि मैं P डिग्री और 8 डिग्री को इक्वल लेके चल रहा हूं। मुझे प्रूफ करना है, ऐसा क्यों होगा? मैं दोबारा एक बार ड्राफ्ट करता हूं, ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुने कि एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, एक गोला है, पॉइंट से यहां पर आएंगे, यहां से अगर कोई कॉर्ड यहां जाती है तो ये कॉर्ड ने इस तरफ जो एंगल बनाया ये इक्वल होगा हर उस एंगल के जो यही कॉर्ड दूसरी तरफ बनाएगी। तो ये P है, ये T है, ये Q है, ये R है। ये कॉर्ड ने QT ने टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाया, अगर मैं इसको P डिग्री देता हूँ और इसको R डिग्री देता हूँ तो मुझे जस्टिफाई करना है कि P डिग्री R डिग्री बराबर क्यों आ रहा है। P और R का क्या मतलब है? मेरे को एंगल पता नहीं, मैंने रैंडम फिगर है तो कुछ भी एंगल हो सकता था, मैंने भी वेरिएबल ले लिया। P का कोई नंबर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं P में काम चलेगा। देखिए ये जो एंगल है ये सेंटर पे R/2 बनेगा, सॉरी डबल बनेगा, सेंटर पे मोटा बनता है, सेंटर पे मोटा, क्लियर। और ये बीम रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है, रेडियस टेंजेंट पे, क्लियर है। और ये दोनों इक्वल है रेडियस के चक्कर में, मतलब कि ये तो एंगल क्या हो गया 90 माइनस P, यार एंगल क्या हो गया 90 माइनस P, बहुत लॉजिकल है यार, एंगल भी 90 माइनस P क्योंकि साइड आइसोसेलेस एंगल। तो 2R प्लस 90 माइनस P प्लस 90 माइनस P इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं 90 प्लस 90 180 180 कैंसिल, माइनस P माइनस दो वाली P, तो दो वाली वैल्यू बदल देगा आगे देखते हैं, दोबारा देखते हैं। एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब है आप एक सर्कल बनाते हैं, एक पॉइंट होता है, इससे टेंजेंट बनता है, कोई भी कॉर्ड इस तरफ जाती है, ये कॉर्ड टेंजेंट से, सर्कल से नहीं, टेंजेंट से, सर्कल से क्या एंगल, सर्कल तो कर्व्ड है, उससे थोड़ी एंगल बनाएगी, टेंजेंट से जितना एंगल बनाती है ये एग्जैक्टली सेम होता है हर उस एंगल से जो ये कॉर्ड दूसरी तरफ बनाती है। तो टारगेट है x = y। तो सेंटर पे अगर हम जाए तो ये 90 माइनस x हो जाएगा, ये भी 90 माइनस x हो जाएगा, ये y तो ये 2y हो जाएगा। तो 90 माइनस x दो वाली है और 2y है, 180 माइनस 2x प्लस 2y = 180, 2y = 2x, y = 2x। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। आप इसको बनाएंगे प्लीज, पहले आप ये फिगर बनाए, मतलब ये दो अलग अलग फिगर है, ये बनाए, ये x डिग्री बोले, पहले ये फिगर बनाए, ये टारगेट लेंगे, उसके बाद दोबारा ये फिगर बनाए और ये काम करें। इधर देखते हैं,
ये सर्कल है, एक सर्कल है, उस पर एक बाहरी पॉइंट है P, इससे एक टेंजेंट बना और एक सीकेंट बना। सीकेंट 2 पॉइंट निकाला है, तो एक रिजल्ट होता है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू P। PT स्क्वायर इसकी लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी लेंथ और एक पूरी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो आप देख सकते हैं ये टेंजेंट के इस तरफ वाला एंगल है, ये यही कॉर्ड दूसरी तरफ अगर कुछ बनाती है तो बराबर होगा भाई, कॉर्ड ने टेंजेंट के इससे बना, क्लियर है। और ये तो P है, तो PTA एंड PBT, एंगल P दोनों में आ रहा है, एंगल PTA इज इक्वल टू एंगल PBT, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो दोनों ट्राइंगल AA से सिमिलर हो गए। फिर PT और PB का रेशियो, PA और PT का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई PT इंटू PT, PD स्क्वायर PA। अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम नहीं पता तो ये क्वेश्चन करने का थोड़ा लंबा तरीका है, लेकिन ऑर्डिनेट सेगमेंट पता लगता है कि क्वेश्चन करने का तरीका बहुत छोटा सा। सही नहीं, धन्यवाद। समझा एक सर्कल में अगर आप एक टेंजेंट बनाते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट से सीकेंट बनाते हैं, तो टेंजेंट की जो लेंथ आती है वो सीकेंट के जो दो हिसाब किताब रहते हैं, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB आती है। रीजन भी ये जो एंगल है XBD, ये एंगल भी XBD होता है, तो इस कॉर्ड है इस तरफ जो बना है और ये कॉर्ड ने इस तरह में, ये P दोनों में, तो P एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, एंगल PTA इज इक्वल टू एंगल PTB। तो PTA सिमिलर P के सामने P आएगा, T के सामने B आएगा, तो PT और PB का रेशो PA और PT का रेशो होगा, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसे ट्राइंगल बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, और कुछ कुछ मिनट ट्राइंगल्स कराए, सर्कल्स करा देते हैं, ये तो समझ चला। थैंक यू सो मच। सवाल यह है कि ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला क्वाड्रिलेटर, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स जो जो एंगल बनाती हैं वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री है। टारगेट क्या है कि अगर एक साइड AB है, वो सेंटर पे जितना एंगल बीटा बना रही है, सबटेंड कर रही है, सबटेंड का मतलब समझ रहे ना, है ना। तो सेंटर में सबटेंड करने का मतलब है कि एक एक्सट्रीम से जाना, दूसरे एक्सट्रीम से जाना और मिल जाए, और दूसरी से ये लाइन सीधी नहीं है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री देखते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये टेंजेंट्स हैं, आप समझ सकते हैं कि बाहरी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पेंटागोनस होती है। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे,
The line joins the external points and the center bisects the angle between the tangents. तो अगर ये पूरा a डिग्री है तो ये दोनों इंडिविजुअल है a/2 है। अगर ये पूरा b डिग्री है तो ये इंडिविजुअल है b/2 है, क्योंकि बाहरी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पेंटाबुलस है। ये एंगल c/2 और c/2 है, क्योंकि बाहरी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पेंटाबुलस है, और पेज नंबर 211 में लिखा होगा, ठीक है। और ये एंगल d/2 और d/2 है। ये हमारा टारगेट है। a प्लस b प्लस c प्लस d 360 है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज क्वाड्रेटर्स का सम, क्वाड्रेटिक एंगल सम। अगर सबका एंगल 360 है तो इनके आधे का सम क्या होगा? 180। एग्री कर रहे हैं? समझदार में इशारा ही काफी है कि एक ट्राइंगल में a/2 है, b/2 है और बीटा है, तो a/2 प्लस b/2 को 180 माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों में सब 180 आना ही आना। नहीं समझ आएगा बोलो, नहीं आई सर, पक्की बात। समझदार में इशारा ही काफी। d/2 c/2 ये भी 180 माइनस, तो एक 180 कैंसिल हो गए और 180 यहाँ का खड़ा रह गया, बीटा वहां चला गया, अल्फा वहां चला गया, पॉजिटिव हो गया, आ गया। इसमें प्रूफ करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने का प्रयास करता है, अगर एक पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने का प्रयास करता है, तो फिर वो एक पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो एक रोम्बस होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं, देखेंगे प्लीज। एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने का मतलब है कि आप सारी साइड, रोम्बस की सारी साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है। अगर आप पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो, अगर आप किसी तरीके से कह दो कि ये और ये बराबर है, तो क्योंकि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो ये सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आइए मानते कहते देखते कैसे करें। मान लेते हैं ये अल्फा यूनिट्स, मान लेते हैं बीटा यूनिट्स। अगर हम अल्फा इज इक्वल टू बीटा करते हैं तो हम एक रोम्बस पे पहुंच जाएंगे। अगर ये अल्फा है, इतनी अल्फा, मतलब ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा है। ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा है, क्योंकि अपोजिट साइड सिस्टम नहीं है ना। पैरेललोग्राम शब्द का तो इस्तेमाल हुआ ही हुआ है, पैरेललोग्राम शब्द का तो इस्तेमाल हुआ ही हुआ। आइए देखें कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान। मान लेते हैं ये P, ये Q, ये R, ये S पे आके लगते हैं। अगर हम AP इज इक्वल टू AS समझते हैं, बाहरी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। PB इज इक्वल टू BQ, बाहरी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट। CR इज इक्वल टू CQ, बाहरी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट। और DR इज इक्वल टू DP, बाहरी पॉइंट से ऐड कर दीजिए, ठीक। अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये हो गया AP प्लस BB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस BD। AB प्लस BB कितना हो गया? AB। CR प्लस DR कितना हो गया? AS प्लस DS, AS प्लस ये BD नहीं है यहाँ पे, DS ठीक है ना।
डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये बीटा लिखा हुआ, तो बीटा ने मुझे बी दिखा दिया, ठीक है। ए एस प्लस डी एस, ए डी आ गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी सी आ गया। ए बी को आप देख सकते हैं अल्फा है, सी डी आप देख सकते हैं अल्फा है, ए डी आप देख सकते हैं बीटा है, बी सी आप देख सकते हैं बीटा है। तो दो अल्फा इज इक्वल टू दो बीटा आ गए, दो दो कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा जनरेट हो गया। अगर एक सर्कल को पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो हमें जस्टिफाई करता है कि वो पैरेललोग्राम एक नॉर्मल पैरेललोग्राम नहीं है, वो नॉर्मल है। तो उस टाइम पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दें, सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं इनको पी क्यू आर एस देता हूं, तो यहां से ये बराबर है ए पी इज इक्वल टू ए एस, यहां से बराबर है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, यहां से बराबर है सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, यहां से बराबर है डी आर इज इक्वल टू, ठीक है। आप इसमें अगर इस तरीके से देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर ये पूरा अल्फा है, ये पूरा बीटा है, ये हो गया एक्स, तो ये हो गया एक्स, ये पूरा बीटा था, ये क्या हो गया बीटा माइनस एक्स, ये पूरा बीटा है, कितना एक्स है तो बीटा माइनस एक्स, ये बीटा माइनस एक्स, तो ये भी बीटा माइनस एक्स, ये भी बीटा माइनस एक्स, ये पूरा अल्फा है, ये पूरा अल्फा, तो अल्फा में से बीटा माइनस एक्स निकाल दिया, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस एक्स, तो इतनी लेंथ हो गई अल्फा माइनस बीटा प्लस एक्स। ये अल्फा माइनस बीटा प्लस एक्स है, तो ये भी हो गया अल्फा माइनस बीटा प्लस एक्स, ये भी हो गया, ये एक्स है तो ये हो गया अल्फा माइनस एक्स, ये भी हो गया अल्फा माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड करोगे तो बीटा आना चाहिए, तो ये बीटा है। तो अगर आप अल्फा माइनस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स किसी को बीटा करते हो, एक्स माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, माइनस बीटा घूम के उधर गया, तो टू अल्फा इज टू बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा ऐसे ही कर सकते हैं। कनेक्ट करते चले जाओ, इन सबको ऐड कर दोगे तो भी आ जाएगा, ऐसे चलाओगे तो भी आ जाएगा, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। यहां पे ध्यान रखें, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब क्या होगा कि सेंटर्स और सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है, रेडियस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो 90, 90, 90, 270, ये 90, 360 रेक्टेंगल तो होगा, रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ये स्क्वायर होगा, अंदर अंदर स्क्वायर आ जाता है, तो ये भी आर हो जाता है, ये भी आर हो जाता है, ये पूरा पाइथागोरस से 10 होगा, ये पूरा पाइथागोरस से 10 होगा, ये पूरा पाइथागोरस से। अब ये आर है तो ये 6 माइनस आर हो गया, ये 8 है, ये पूरा 8 है तो ये आर है तो 8 माइनस आर हो गया, ये 6 माइनस आर है तो यहाँ पे 6 माइनस आर हो गया, 8 माइनस आर है तो ये भी 8 माइनस आर हो गया। क्यों? क्योंकि बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट, बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट, 6 माइनस आर और 8 माइनस आर मिलके 10 बना देते हैं, तो 40 माइनस 2 आर मिलके 10 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आर 2 आर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आर 2 होगा। तो जैसे यहाँ पे कनेक्ट होता चला गया, ये है ये काम आसानी से हो जाता है। थैंक यू सो मच। ये कह रहा है कि एक सर्कल पे दो टेंजेंट बने हैं, कह रहा है कि साबित करो ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स और एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इनका सम 180 डिग्री है। तो
ये तो साइक्लिक है पहली बार सुना, ये तो अभी नहीं किया। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली अगर थ्योरम नहीं मेंशन है तो आप 90 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 360 लिख के एक्स प्लस वाई पे 180 जनरेट कर सकते तो पहले 90 हैं। 90 तो गिवन है, 90 तो थ्योरम है, 90 इज थ्योरम। is theorem. Radius is perpendicular to 90. सवाल कह रहा है एक गोला है उसपे दो पैरेलल टेंजेंट, एक और ट्रांसवर्सल है वो भी टेंजेंट है। ऐसी ट्रांसवर्सल जो टेंजेंट हो जाए, कौन सी ट्रांसवर्सल? वो पैरेलल टेंजेंट्स की ट्रांसवर्सल है। ऐसी ट्रांसवर्सल वो भी टेंजेंट है, तीनों टेंजेंट बताइए। साबित करो कि ये टेंजेंट, ये जो लाइन है जो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, ये दिखाना है। ये सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, दिखाना है। हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये अगर a डिग्री है तो ये b डिग्री हो गया, तो ये a/2, ये a/2, ये b/2, ये b/2। क्योंकि भाई बाहरी पॉइंट से सेंटर तक लाइन जाएगी तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स होगा। क्या लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक तो है सर? नहीं, क्या मैंने जो बताया तो मेरी बात सुनना, आप मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात मेरी बात की बात रखिए। आप मुझे आर्यन जी बता रहे हैं कि क्या करो, ठीक है? अरे सुन तो सही, आप मुझे बता रहे हो कि क्या करो, राइट? ये भी रिकॉर्ड हो रहा है ताकि हम बाद में देखें, हम इस बात को डिस्कस कर सकें, ठीक है? एज ऑफ नाउ मैंने जिस तरीके से बात को आपके सामने पेश किया था वो ये था कि एक गोला है, उसके दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक ट्रांसवर्सल भी है और ट्रांसवर्सल भी ऐसी नहीं, वो भी टेंजेंट है। तो ट्रांसवर्सल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पे जो एंगल सबटेंजेंट एट द सेंटर है उसको 90 डिग्री जस्टिफाई करना है। मैंने कहा भाई ऐसा है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, बाहरी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली फेंटाबुलस होती है। फेंटाबुलस होती है तो अगर ये a डिग्री बनाई तो a/2 और ये भी बाहरी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली फेंटाबुलस है, तो ये भी b/2। अब a और b का सम 180 डिग्री है। Co-interior angles between parallel lines make 180 डिग्री टुगेदर। तो इनका आधे का सम क्या होगा? 90। अगर आप इसको x भी मान लो तो x प्लस a/2 प्लस b/2 180 बनाने की के अलावा इनका ऑप्शन कोई नहीं है। ट्रायंगल बनेगा तो 180 तो बनेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। इनका कलेक्टिव एफर्ट 90 दे रहा है, मतलब कि x में 90 ऐड होके 180 आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो x इक्वल टू 90। अब बताइए आप क्या कहना चाहते थे? सर एक और तरीका है, एक और तरीका है, ठीक है? आप तरीके की बात करें तो हमने भी एक तरीका समझिए वाला, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है? ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप पिछले जब पहले अगर आप नॉर्मल वाला क्वेश्चन था, मैंने जो सेकंड तरीके से जिस तरीके से किया था वो मेरा तरीका था। पहले जो मैंने किया था तूने कहा ऐड कर दो, मैंने आज से पहले वो ऐड करके किया ही नहीं है। हम टीचर लोग कंपैरेटिवली सेम जोन में चलते रहते हैं। आपने कहा ऐड कर दो, तो मैंने तब वो ऐड किया, माइंड में कर दिया था, तो मेरा आंसर आया, मैंने ये तो आ गया। लेकिन फिर भी मैंने सेकंड वीडियो में कहा कि इस तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि मुझे आपका तरीका तो मुझे भी आसान लगा था। यहाँ पे मेरा तरीका आसान है, मतलब आई एम ओपन। आप जो सिखाना, आप जो मुझे सिखाते हो मैं उसके लिए भी ओपन हूँ, ठीक है मेरे दोस्त? तो बीच में लाइन बाकी भी क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी जगह मैथमेटिक्स है ना, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। हाँ, ये तो पॉइंट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन की सातवीं कक्षा की बात है। एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल डिस्क्राइब्ड है, ये लेंथ 7 है और ये लेंथ 6 मान लो एक बारी को, रेडियस इज 4, ठीक है? ये 7 है तो ये 7 है, ये 6 है तो ये 6 है, या 8 है शायद। हाँ सर, ये 6 है और वही बात नहीं, वो तो ठीक है। तो ये टोटल 14 हो गई। अगर ये x है तो ये x हो गया, ठीक है? अब मुझे एक क्वेश्चन करना है, अगर मैं इनको और इनको ज्वाइन करता हूं तो ये m है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MAB
एम ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिक्सटीन प्लस 2x आ जाएगा एरिया। अगर मैं यह एरिया करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर मैं ये वाला एरिया करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन सबको ऐड करता हूं तो पूरा ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा। 16 प्लस 12, 28 प्लस 28, 56 प्लस 4x, 4 कॉमन, 14 प्लस x। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 14 प्लस x, 4 टाइम्स 14 प्लस x। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 4 टाइम्स 14 प्लस x। अब अगर हेरोन्स लगाते हैं तो पहली साइड 14, दूसरी साइड 8 प्लस एक्स, तीसरी साइड 6 प्लस एक्स। एस निकालेंगे, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 28 प्लस 2x का आधा 14 प्लस 6। एरिया निकालते समय एस टाइम्स एस माइनस ए, 14 प्लस एक्स माइनस 14, सिर्फ एक्स रहेगा, सिर्फ 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, एक्स एक्स कर गया, 14 माइनस 6 8 रह गया, और 14 प्लस एक्स माइनस 8 सिर्फ 6 रह गया। तो एरिया हो गया 48 टाइम्स एक्स प्लस 14। तो हेरोन से एरिया आया अंडर रूट ऑफ, एरिया एबीसी का ही आया, अंडर रूट ऑफ 48 टाइम्स एक्स प्लस। तो हम इन दोनों का अगर इक्वेट कर दे तो हम मैथमेटिकली गलत नहीं है। अब रूट के साथ तो कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे तो हम स्क्वायरिंग करेंगे। 16 टाइम्स 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, इसमें तो रूट ही हटेगा सिर्फ, 14 प्लस एक्स खत्म, 16 1 था 16 3 था, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, एक्स उधर गया, 14 इज इक्वल टू 2x, 7 इज इक्वल टू x। तो पहले आप एक ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तीसरा ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उनका लमसम एक एरिया आ गया। फिर वही एरिया आपने हेरोन से निकालने का प्रयास किया, हेरोन ने भी एक्स की टर्म्स में कुछ दिया, बेसिकली भी एक्स की टर्म्स में कुछ आया था, दोनों कंटेंट्स सेम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद हमने रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करी और हमारा काम बनता चला गया। थैंक यू सो मच। एक बोला है बाहरी पॉइंट से सिर्फ टेंजेंट बन सकता है, बाहरी पॉइंट से सिर्फ टेंजेंट बन सकता है। इसको एक्सटीरियर पॉइंट भी कहते हैं, इसको एक्सटीरियर। एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन सकते हैं, एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन सकते हैं, सिर्फ दो, ना एक ना 0 ना 3, दो बन सकते हैं। मतलब एक तो बन नहीं सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं सिर्फ एक नहीं, ठीक है। ये दोनों एक्सटीरियर बाहरी पॉइंट, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन दोनों के बीच की दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके एक्सटीरियर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। ये दोनों लेंथ हमेशा इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंटर से
जब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, जब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और जो सेंटर और बाहरी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो कॉमन का काम करती है। रेडियस कॉमन और राइट, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉम्बिनेट आ जाते हैं। और जब कॉम्बिनेट आते हैं तो एक के ऊपर ये बोझ हो सकते हैं, तो याद ये लेंथ इसके ऊपर बोझ हो जाती है। इस चक्कर में दोनों टेंजेंट्स, बोथ टेंजेंट्स आर ऑफ सेम लेंथ। कॉपी कर लेंगे। ये कह रहा है कि एक सर्कल पे दो टेंजेंट बने हैं। कह रहा है कि साबित करो ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स और एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनका सम 180 डिग्री है। तो ये तो साइक्लिक है, पहली बार चुना, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली अगर थ्योरम नहीं मेंशन है तो आप 90 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 360 लिख के एक्स प्लस वाई को 180 जनरेट कर सकते हैं। पहले 90 तो गिवन है, 90 तो थ्योरम है, 90 इज थ्योरम। Radius is perpendicular to 90.